प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस योजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ और शिलान्यास किया गया। इसमें बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र, इसके साथ ही पुणे मेट्रो का एक हिस्सा, सोलापुर एक्सपोर्ट और इसके साथ ही सावित्रीबाई फुले के पहले बालिका विद्यालय का स्मारक शामिल है। इस पूरे दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले कई बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए पुणे आना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेरा नुकसान हुआ है क्योंकि पुणे के कण-कण में राष्ट्रभक्ति है, समाज की भक्ति है और ऐसे पुणे में आना उनके लिए आप में ऊर्जावान ये पूरा क्षेत्र बना हुआ है। महाराष्ट्र के विकास के नए अध्याय की साक्षी बन रही है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वार गेट सेक्शन रूट का लोकार्पण हुआ है। इस रूट पर भी अब मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। स्वार गेट कात्रज सेक्शन का आज शिलान्यास भी हुआ है। आज ही हम सबके श्रद्धेय क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले मेमोरियल की नींव भी रखी गई है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम भी की और देशवासियों को उन्होंने संबोधित किया। अपने 114वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का यह एपिसोड भावुक कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो चुके हैं। 2014 में 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उसी दिन विजयादशमी का दिन था। ये बेहद सुखद संयोग है कि इस बार 3 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन है। पीएम ने कहा कि श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक चटपटी और नकारात्मक बात न हो तब तक तवज्जो नहीं मिलती, मगर मन की बात कार्यक्रम ने साबित किया कि देश के लोगों में सकारात्मक जानकारी की कितनी भूख है। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरें आपको बताएंगे। दरअसल हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए अब 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज प्रचार में जुटे हुए हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की 3 पीढ़ियों ने सेना का सम्मान नहीं किया, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा नहीं किया। आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और 1 पेंशन 1 रैंक की मांग पूरी की। 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्जन भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू कर दिया है। अब नई तनख्वाह के साथ पेंशन मिलने लग जाएगी। 40 साल से कांग्रेस पार्टी की 3 पीढ़ियां, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सोनिया, इन लोगों ने सेना का सम्मान नहीं किया, 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा नहीं किया। हरियाणा वालों, बादशाहपुर वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया और आज मैं आपको कहने आया हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्जन भी मोदी जी ने लागू कर दिया है। अब नई तनख्वाह के साथ पेंशन मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की हालत एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत नहीं आएगा, बीजेपी का ही सीएम बनेगा। यहाँ एक गुजरात में कहावत है, एक अनार और 100 बीमार। कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी है। हुड्डा साहब कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब उनके युवराज भी तैयार हुए, कहते हैं पिताजी आपकी उम्र हो गई, मुझे बनने दो। कुमारी शैलजा तैयार हो गई है और बहन जी के कैंप से, प्रियंका दीदी के कैंप से वो रणदीप सुरजेवाल भी तैयार हो गए। न जाने कितने कितने घूमते हैं। मैं आज उनको एक नसीहत देने आया हूं, भैया काहे को झगड़ रहे हो? ना आपका बहुमत आना है, ना आपका मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का। और वहीं देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में पार्टी का प्रचार किया और चुनावी जनसभा को संबोधित किया।
इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि हरियाणा में आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार चलेगी। आज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है और भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि हरियाणा नॉन स्टॉप चलेगा, भारत तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। जो सरकार केंद्र में चल रही है और जो अभी तक डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चली और आगे नॉन स्टॉप हरियाणा फिर से डबल इंजन की सरकार चलेगी, वो आपके आशीर्वाद से चलेगी। आज अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, आज ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, आज चीन मुसीबत में है, आज जापान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जब ये बड़े बड़े देश मुसीबत में हैं, तब ऐसे समय में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ब्राइट स्पॉट की तरह मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इसको हमको समझना चाहिए। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सोनीपत पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया, कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। सीएम हिमंता ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी तो पंचर हुए टायर की तरह है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में नहीं, उनकी सरकार तो इटली में बन रही है। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर भी हमला बोला और कहा कि वो तिहाड़ जेल से आए हैं, उससे रेस्ट की जरूरत है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोनीपत में बीजेपी के प्रत्याशी निखिल मदान के लिए वोट की अपील की। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी और एएसपी गठबंधन में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आजाद समाज पार्टी, जो कि गठबंधन का हिस्सा है, उनकी तरफ से भी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला और एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा पत्र जारी किया। जेजेपी एएसपी गठबंधन ने अपने साझा घोषणा पत्र में वादा किया कि सरकार हर फसल का दाना एमएसपी पर खरीदेगी और खराब फसल पर 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। ये भी पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है। और वे देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबियत खराब हो गई। जम्मू कश्मीर में वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान में खड़गे ने कांग्रेस की गारंटीज का जिक्र किया और विरोधियों पर निशाना भी साधा और कहा कि हम जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल होने तक लड़ेंगे। वहीं प्रचार के दौरान खड़गे की तबियत जो खराब हुई थी, उसके बाद लोग उनको अपना सहारा देकर अस्पताल की ओर लेकर गए। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर दुख जताया है। महबूबा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लिबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर से हसन नसरल्लाह के समर्थन में रविवार का चुनावी दौरा रद्द कर रही हूं। इस गहरे दुख और विद्रोह की घड़ी में हम फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। इसको लेकर बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि महबूबा घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। नसरल्लाह की मौत पर कैंपेन रोककर वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही हैं। आतंकियों की मौत पर आंसू बहाना और उन्हें शहीद कहना उनकी पुरानी आदत है। कुछ समय पहले बुरहान वानी की मौत पर भी वो ऐसे ही रोई थी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। सीएम एमके स्टालिन ने अपने बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाया और इसके साथ ही उदयनिधि पिछले साल सनातन धर्म पर अपने बयान को लेकर के चर्चाओं का विषय रहे। उन्होंने सनातन धर्म की जो तुलना है वो डेंगू और मलेरिया से की। इसके साथ ही सीएम स्टालिन ने इसके साथ ही सेंथिल बालाजी को भी अपनी कैबिनेट में जगह दी। बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से 28 सितंबर को जमानत मिली है। बालाजी ने कैश फॉर जॉब के केस में गिरफ्तारी के 8 महीने बाद इस पूरे साल फरवरी में इस्तीफा दिया था। वहीं झारखंड में बीजेपी आजसू में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। बताया जा रहा है कि देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर नेताओं की बैठक हुई। शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन हुआ। सूत्रों के अनुसार आजसू 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा 2 से 3 दिनों में हो सकती है। 81 विधानसभा की सीटें हैं झारखंड में और इसी को लेकर के फॉर्मूला तय हो चुका है। और वहीं हरियाणा चुनाव के बीच साध्वियों के यौन शोषण केस में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने सरकार से इमरजेंसी पैरोल मांगी है। राम रहीम ने जेल विभाग को आवेदन कर 20 दिन की पैरोल देने के लिए कहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहने की बात भी कही है। राम रहीम 13 अगस्त को ही 21 दिन की फरलो पर बाहर आया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगी हुई है और इस बीच इस कारण से सरकार ने राम रहीम के आवेदन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भेजा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पैरोल को लेकर सवाल पूछे हैं और पत्र में यह पूछा गया है कि चुनाव के टाइम किसी दोषी को पैरोल पर रिहा करना कितना सही है। आपको बता दें कि डेरा प्रमुख इस समय हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।
और अब बात नेपाल की। नेपाल में पिछले 3 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण देश के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। वहीं कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो रहा है। नेपाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 60 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। काठमांडू में 226 मकान जलमग्न हो गए, सैकड़ों परिवार विस्थापित हो चुके हैं। सड़क बाधित होने के चलते हजारों यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। मतलब हालात पूरे तरीके से बेकाबू हैं। वहीं बिहार की कोसी और गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ जहां गंगा में बढ़ते जलस्तर की वजह से 13 जिले पूरी तरीके से प्रभावित हैं, वहीं कोसी नदी में जलस्तर में भारी वृद्धि की वजह से उत्तर बिहार और सीमांचल के भी जो इलाके हैं वो जलमग्न होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बाढ़ के इस संकट को देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। बिहार में बाढ़ के संकट को देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में नजर आई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एनडीआरएफ के साथ आज समीक्षा बैठक करेंगे और बाढ़ के साथ इस पूरे खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं राज्य सरकार ने भी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने की चेतावनी दी है और इसके संबंधित निर्देश भी दिए गए। देखिए, बिहार में खासकर कोसी बैराज से और गंडक से काफ़ी पानी छोड़ा गया है। बंगाल में जो वर्षा हुई है उसका बहुत बड़ा असर है। 50 साल में जितना पानी एक बार में छोड़ा गया उतना पानी 50 साल बाद छोड़ा गया है। और अभी तक तो कुछ हानि कोसी इलाके में नहीं हुई। हमारा घर भी उसी इलाके में है और हम लोग वहाँ टच में हैं और सरकार पूरी तरह से नज़र बनाए हुई है। अब कोसी का पानी धीरे धीरे बढ़ेगा तो कुर्सेला में आकर गंगा नदी से वो पानी मिलेगा, फिर गंगा का जलस्तर उस इलाके में थोड़ा बढ़ेगा। उसके लिए हाई अलर्ट पर बिहार की सरकार है। वहीं बिहार में बाढ़ के खतरे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पटना में एक बड़ी बैठक यहां पर बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। बताया जा रहा है कि मीटिंग में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। बाढ़ की स्थिति पर इस बैठक में चर्चा होगी। और देश की राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दिल्ली के नांगलो इलाके में शराब तस्कर ने एक कांस्टेबल को अपनी कार से कुचलकर मार दिया। वारदात को अंजाम देकर शराब तस्कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नांगलो इलाके में शनिवार देर रात तलाशी अभियान के दौरान रुकने का इशारा करने पर शराब तस्कर ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को कार से जोरदार टक्कर मारी और उसे 10 मीटर तक घसीटा और गंभीर रूप से घायल हुए सिपाही संदीप को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम फेज में एक चरण, आपको बता दें 1 अक्टूबर को मतदान होना है। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। एक मुठभेड़ में कश्मीर के कुलगाम में हुई और दूसरी मुठभेड़ जम्मू के कठुआ जिले में हुई। दोनों ही इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। कुलगाम में लगभग 10 घंटे तक चली मुठभेड़ में जो टीआरएफ है उसके कुख्यात आतंकी आकिब अहमद शेर गुजरी समेत 2 आतंकी मारे गए हैं और एक एएसपी रैंक के अधिकारी समेत 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों की ओर से लगातार आईईडी में विस्फोट से 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने एक अधिकारी ने ये बताया है कि ये घटना तारीम पुलिस थाना क्षेत्र के तहत हुई है, जबकि सुरक्षाकर्मियों का एक पूरा दल इलाके में चिन्नू गेलूर सीआरपीएफ शिविर से विस्फोटकों को हटाने का काम करता हुआ नजर आया। आईईडी का पता लगने और उन्हें नष्ट करने के अभियान के दौरान ही सुरक्षाकर्मियों ने विस्फोट से जुड़ा हुआ एक पूरा तार देखा। अधिकारी ने बताया है कि जब से तार से जुड़े हुए बम की तलाश कर रहे हैं तभी से उसमें विस्फोट हो गया और इसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल भी हो गए। आज दिनांक 29 सितंबर 2024 को प्रातः 7 से 7:30 के मध्य केरुकू के एमजीना गेलू से सीआरपी की टीम डिवाइनिंग ड्यूटी के लिए बाहर निकली थी। डिवाइनिंग के दौरान आईडी डिटेक्ट हुआ था। आईडी को डिफ्यूज करने के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में आने से 5 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें सभी को साधारण चोटें आई है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला बीजापुर के जिला अस्पताल में लेकर आया गया है। अभी सभी जवान खतरे से बाहर। वहीं स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल लॉन्च पैड से अपना फॉल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा है।
ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले गए इस रॉकेट में 2 क्रू मेंबर नासा के एस्ट्रोनॉट्स निक हेग और रूसी एस्ट्रोनॉट्स अलेक्जेंडर गोरबुनोव सवार हैं। बताते चले कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 5 जून से फंसी भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को धरती पर वापस लाया जाएगा। 4 सीट वाले इस रॉकेट में 2 सीटें खाली छोड़ी गई। फाल्कन 9 के लिए नए लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया गया, जो कि क्रू मेंबर मिशन के लिए इस पैड का पहला इस्तेमाल था। बता दें आपको कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर इसी साल 5 जून को बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल से आईएसएस भेजे गए थे। दोनों को 13 जून को वापस आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कत की वजह से उनकी वापसी टल गई थी। और वहीं आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में नाश्ते में एक कॉकरोच मिला। यह घटना 17 सितंबर की है और एक महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके मामले की जानकारी दी। पैसेंजर महिला ने बताया कि उन्हें और उनके 2 साल के बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई। अब वो एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर नहीं करेंगी। एयर इंडिया ने मामले को लेकर माफी मांगी है। एयरलाइन मैनेजमेंट ने कहा कि वो पैसेंजर के एक्सपीरियंस को लेकर चिंतित हैं। वो मामले की जांच करेंगे और कैटरिंग सर्विस देने वाली कंपनी से भी बात करेंगे। और अब मध्य प्रदेश के मैयर की करेंगे, जहां पर शनिवार देर रात को बस सड़क किनारे खड़े हुए हाईवा से जा टकराई। हादसे में 4 साल के बच्चे समेत कुल 9 लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि 24 लोग घायल हो गए। इनको मैयर अमरपाटन और सतना जिले अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा शनिवार की रात करीब 10:30 बजे नादन देहात थाना इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 30 पर हुआ। बताया जा रहा है कि आभा ट्रेवल्स की स्लीपर कोच बस में प्रयागराज से रीवा होते हुए नागपुरी बस जा रही थी। बस काफी रफ्तार में थी और इस दौरान चौरसिया ढाबा के आसपास सड़क किनारे खड़े हाईवा से जा टकराई है। 53 सीटर बस में कुल 45 यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पूरी तरीके से पिचक गई। कई यात्री बस में ही फंस गए। रेस्क्यू के लिए जेसीबी मशीन को बुलाना पड़ा, उसकी मदद लेनी पड़ी। गैस कटर से कटवाकर बस का दरवाजा काटकर फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला गया। रात के करीब 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। वहीं यूपी के महोबा में ट्रेन पलटने की साजिश एक बार फिर से नजर आई है। बताया जा रहा है कि झांसी माणिकपुर रेल लाइन पर थाना कबरई क्षेत्र के ग्राम रेवारा के समीप निकली रेल लाइन पर एक शरारती तत्व ने सीमेंट के पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ था, लेकिन चालक की देख लेने से उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका और उसके बाद रेलवे कंट्रोल रूम और कबरई पुलिस को सूचना दी गई। हिजबुल्लाह ने अपने नए प्रमुख का ऐलान कर दिया है। हाशिम सफीउद्दीन को अब हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है। हाशिम हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। 1964 में दक्षिणी लेबनान के डेर कानून एन नहर में जन्मे हाशिम सफ़ी अल दीन एक प्रमुख लेबनानी शिया मौलवी और हिजबुल्लाह का सीनियर लीडर है। कहा जा रहा है कि हाशिम सफीउद्दीन इजरायली हमलों से बचता फिर रहा है। ये हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखता आया है, साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख है। इसके अलावा ये जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है, जो कि संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करती है।